नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है तहकीकात द इन्वेस्टिगेशन। तो आज का टॉपिक और आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही खास है। आज हम बात करेंगे एड और लोरेन वॉरेन की। क्या वो सच में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे या वो फ्रॉड थे? बनी रहे हमारे साथ जानने के लिए। द एमिटिविल हॉरर स्टोरी से लेकर एनाबेल की कहानियों तक एड और लोरेन वॉरेन के केसेस ने दर्शकों को हमेशा से ही हैरान परेशान किया है। बट क्या ये सब कहानियां हैं या फिर सब सच था? एड वॉरेन एक सेल्फ टॉट डीमोनोलॉजिस्ट था और लोरेन वॉरेन कहानी के अनुसार एक क्लेयरवॉयंट या मीडियम थी। दोनों ने मिलकर 1952 में न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च की स्थापना करी। लेकिन उन्होंने पैरानॉर्मल का ही पीछा क्यों किया? ऐसा क्या था कि वो इसमें इतना इंटरेस्टेड थे? एडवर्ड एक वर्ल्ड वॉर II वेटरन था और लोरेन वॉरेन को छोटी उम्र से ही अपनी सुपरनैचुरल एबिलिटीज का अंदाजा होना शुरू हुआ था। तो उन्हें ऐसा लगता था कि वो भूतों को अपने अंदर लाकर उनसे बातचीत कर सकती हैं, उनके बारे में जान सकती हैं। और एडवर्ड का भी वापस आने पर थोड़ी बहुत दिलचस्पी इस चीज़ की तरफ, पैरानॉर्मल की तरफ होनी शुरू हो गई थी। हालांकि दोनों सुपरनैचुरल के अंदर विश्वास करते थे और इस चीज़ में रिसर्च करना चाहते थे, बट उन दोनों के ही अंदर साइंटिफिक रिसर्च की कमी थी। उनका सबसे मशहूर केस है 1975 का एमिटिविल हॉरर। इसके बारे में बहुत सारी मूवीज बन चुकी हैं, जिसके अंदर दिखाया गया था कि लट्स फैमिली उस घर के अंदर मूव हो गई थी और उसके बाद उनको बहुत सारी भूतिया घटनाएं अपने घर में फील होनी शुरू हुई थी। इस चीज की रिसर्च करने के लिए वॉरेन्स को बुलाया गया था। इन्होंने आकर अपनी तहकीकात करी, जो कुछ ढूंढ सकते थे इन्हें ढूंढने की कोशिश करी और ऐसा बोला कि इस घर के अंदर एक आत्मा है और कुछ और भी आत्माएं आसपास हो सकती हैं। मैं इसको इतने यकीन से झूठ क्यों कह रहा हूँ? मेरे पास इसके 3 रीजन हैं। डफेयर जूनियर, जिसने एमिटिविल के घर में अपनी पूरी फैमिली का मर्डर किया था, उसने खुद बोला है कि वो डिमोनिक पोजेशन में नहीं था जब उसने मर्डर किया। दूसरा, इस घर में कोई डिमोनिक पोजेशन नहीं है। जो नेबर्स हैं उन्होंने आज तक कोई कंप्लेंट नहीं की यहाँ पर कि कोई भूतिया गतिविधियां हो रही है या फिर कोई नॉर्मल नहीं है, कुछ उन्होंने कंप्लेंट नहीं करी। लट्स की अपनी स्टोरीज ही वैलिड नहीं लगती। कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद वो अपनी स्टोरी को फिर चेंज कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डिटेल्स बीच बीच में मिस आउट होती हैं, तो बहुत इनकंसिस्टेंसी है उनकी अपनी रिपोर्ट्स के अंदर। अब बात करते हैं एनाबेल की कहानी की। ऐसा कहा जाता है कि एनाबेल एक भूतिया डॉल थी, जबकि दिखने में वो डॉल बहुत मासूम लगती थी। बट इस चीज़ को भी स्केप्टिक्स कहते हैं कि उन्होंने सारी मनगढ़ंत कहानी बनाई है। क्यों? क्योंकि एनाबेल डॉल को उन्होंने कहा, एक मीडियम कहा कि इसके थ्रू इसमें आत्मा आती है, वो आत्मा ये कराती है, जिसके घर जाती है उसके साथ बुरा होता है, उस घर में डीमन आते हैं। बट असल में ऐसा कुछ साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ था। एनाबेल डॉल कभी भी कुछ करती नहीं पाई गई है। यह सब एक झूठ और मनगढ़ंत कहानी ही लगती है। वॉरेन्स ने कहा कि ये एक डीमन के लिए कॉन्डुइट है, यानी कि ये एक ऐसा पुतला है जिसके अंदर आत्माएं आ सकती हैं। इसके प्रीवियस ओनर्स, जो कि नर्सिंग स्टूडेंट्स थे, डोना और एंजी, उन्होंने आज तक कभी ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं करी कि इसके अंदर कुछ पैरानॉर्मल है। तो एनाबेल डॉल, जो कि मूवी में तो पोर्सलिन की खतरनाक सी डॉल दिखाई थी, वैसे तो एक रैगेडी डॉल थी। उस डॉल के अंदर कुछ पैरानॉर्मल है या उसमें डीमन आता है या कुछ भूतिया होता है, ऐसा कभी भी साइंटिफिक तो छोड़ो, कोई पुलिस रिपोर्ट तक नहीं की गई है। जिसके पास वो डॉल जाती थी कुछ नहीं होता था। इसको बस फिक्शनलाइज करके, क्योंकि उस समय डॉल्स पर मूवीज बनना बहुत शुरू हो गई थी, क्योंकि डॉल्स को डरावना दिखाकर मूवी का एंटरटेनमेंट वैल्यू बढ़ाया जाता था, जिसके कारण उन्होंने भी एक फिक्शनलाइज डॉल को एक कल्ट के अंदर बदलने की कोशिश कर दी। वॉरेन्स के अकाउंट बिल्कुल ही एनेक्डोटल एविडेंस पर बेस्ड है। उनमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ये गुड़िया कुछ कर भी सकती है। तो ये सब एक मनगढ़ंत कहानी है जो सिर्फ आप लोगों को एज अ व्यूअर खुश रखती है और बहुत सारा पैसा उन्हें एज क्रिएटर्स देती है। ऐसे ही कॉन्जरिंग 1 और कॉन्जरिंग 2 के अंदर भी झूठे केस दिखाए गए। कॉन्जरिंग 1 के अंदर तो जैसे पेरेंट फैमिली नए फार्म हाउस में 1970s में मूव करती है, तो उन्हें बादशाह शर्मन नाम की एक चुड़ैल तंग करना शुरू करती है। और कॉन्जरिंग 2 के अंदर तो एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट केस दिखाया गया था, जो कि बड़ा फेमस था। कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड अगर कोई पैरानॉर्मल केस है तो वो एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट केस है। बट स्टिल ये कहना बहुत इनकंसिस्टेंट है रियलिटी के साथ, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी खामियां थी। और एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट केस के अंदर तो बहुत ही ऐसे सबूत है जो कि इसे बहुत जल्दी डिसअप्रूव कर सकते हैं।
जैसे कि जेनेट का खुद कुर्सी को उठाना, कितनी चीज़ों को जेनेट का खुद हिलाना, और पीछे की फाइनेंशियल मोटिवेशन, एक सिंगल मदर, 4 बच्चे जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस में धीरे धीरे जा रहे थे। जब मीडिया ने उनको कवरेज देनी शुरू करी तो उनके मॉनेटरी बेनिफिट शुरू हो गए, तो वो इस चीज़ को आगे बढ़ाते ही गए। अब काफ़ी सारे सबूत मिलते हैं जिसके अंदर उन्होंने देखा पीटर और जेनेट मिलकर कैसे ट्रिकरी करके, चालाकी से दोनों ने बच्चों ने मिलकर इस चीज़ को आगे बढ़ाया। और फिर कहा जाता है कि मदर का भी उनके साथ मिल जाना, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस को मैनेज करने का एक तरीका मिल जाना, ये सब चीज़ें से प्रूव करते हैं कि एनफील्ड पोल्टरगास्ट केस भी एक झूठा केस था। और जहाँ तक बात है इनके द्वारा परफॉर्म किए गए एक्सोर्सिज्म की, वेटिकन सिटी चर्च ने ना तो कभी इन्हें पब्लिकली एंडोर्स किया, ना इनके मेथड्स को कभी अप्रूव किया, और ना ही कभी किसी एक्सोर्सिज्म के लिए इनको पब्लिकली अपॉइंट किया। तो जो मूवीज़ के अंदर ओवर फिक्शनलाइज दिखाते हैं कि वेटिकन सिटी से परमिशन मिलते ही एड वॉरेन ने एक्सोर्सिज्म करके किसी को बचा लिया या जो भी, दैट इज़ ऑल रॉन्ग। 1992 के अंदर एड और लोरेन वॉरेन की एक बुक छपी थी जिसका नाम था इन अ डार्क प्लेस। उन्होंने ये बुक एक राइटर जो कि हॉरर स्टोरीज लिखने के लिए जाना जाता था, उसका नाम था रे गैर्टन, उसके साथ मिलकर बनाई थी। अब रे गैर्टन ने एक दिन हॉरर बाउंड मैगजीन को इंटरव्यू दिया कि जो 2009 की मूवी बनी थी द हॉन्टिंग इन कनेक्टिकट, जिसके अंदर एड और लोरेन वॉरेन की बुक से इंस्पिरेशन लेके बनाया गया था, उसके अंदर बहुत सारे इनकन्सिस्टेंसीज हैं। उसने तो यहाँ तक इंटरव्यू में कह दिया कि एड और लोरेन वॉरेन जानते थे कि कनेक्टिकट में कोई भी हॉरर घटना नहीं हुई थी। तो उन्होंने तो साफ साफ कह दिया था कि इस किताब के अंदर वो जितना झूठ लिख सकता है लिखे, बट थोड़ा कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करे ताकि उन्हें कनेक्टिकट की इस भूतिया घटना के साथ जोड़ा जा सके। एड और लोरेन वॉरेन ने अपनी इन्वेस्टिगेशंस के दौरान कभी भी किसी भी इंसान से कोई भी पैसा नहीं लिया। उनकी मेन कमाई जो होती थी या तो अपने लेक्चर्स बेचकर या फिर अपने म्यूजियम्स दिखाकर, उनका टूर देकर वो पैसे कमाते थे। और अल्टीमेटली उनको एक नया ज़रिया मिला, मूवी सीरीज़ के अंदर वो बहुत ज़्यादा जाना शुरू हुए और वहाँ से उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाना शुरू किया। 1970s और 80s में तो एड वॉरेन के ऊपर सेक्सुअल मिसकंडक्ट के एलिगेशंस भी लगते रहे थे। वो इसको अपनी ज़िंदगी भर झुठलाते रहे कि ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल ये उनकी लेगेसी का एक हिस्सा है। तो दोस्तों आज के पॉडकास्ट में इतना ही, बाकी हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप देख रहे हैं तहकीकात द इन्वेस्टिगेशन।